अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर बशीर सिद्दीकी और मैं यूएस में मुकीम हूँ। पिछले दिनों आपको L1 वीज़ा के हवाले से बताया था, जो कि बहुत आसान तरीका है अमेरिका आने का, लेकिन उसके लिए आपको किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करना ज़रूरी है आपका, जो मल्टी नेशनल हो और यूएस में उसकी ब्रांच हो। तो उस सूरत में वो आपको दुनिया में कहीं से भी अमेरिका ला सकती है। लेकिन हर बंदा जो है वो मल्टी नेशनल कंपनी के लिए काम नहीं करता, राइट। तो आज हम H1B वीज़ा के हवाले से बात करेंगे, जो कि एक और वीज़ा कैटेगरी है अमेरिका आने के हवाले से, बल्कि बहुत कॉमन और बहुत पॉपुलर वीज़ा है ये H1B, जिसके तहत अमेरिका के जो एम्प्लॉयर हैं वो दुनिया जहान से टैलेंटेड लोगों को अमेरिका लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे H1B वीज़ा क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, किस तरह मिल सकता है और वो कौन सी कंपनीज़ हैं जो ये वीज़ा स्पॉन्सर कर सकती हैं। H1 वीज़ा क्या है? ये नॉन इमिग्रेंट वर्क वीज़ा है अमेरिका का, जो हर साल मखसूस लोगों को दिया जाता है। ये वीज़ा किन लोगों को मिल सकता है, या इस वीज़े की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है? तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड में। इसके अलावा आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स है, पीएचडी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। सिर्फ एलिजिबल होना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास साथ में नौकरी भी होनी चाहिए, बल्कि नौकरी भी ऐसी कंपनी के थ्रू होनी चाहिए जो आपको स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी हो, क्योंकि ये वीज़ा स्पॉन्सरशिप के बगैर नहीं मिलता। H1B वीज़ा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है, जिसके तहत आपका एम्प्लॉयर जो है आपकी बिहाफ पे यहाँ पे एप्लीकेशन डालता है, अप्लाई करता है वीज़ा के लिए, और ये जस्टिफिकेशन देता है कि भाई ये बंदा जिसे मैं हायर करने के लिए जा रहा हूँ, इसके पास वो स्किल्स हैं जो कि न सिर्फ मेरी कंपनी बल्कि अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये बंदा जो है वो मेरी कंपनी के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित होगा। तो एम्प्लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेट्स से आपको ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपका वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए राज़ी है, आपको हायर करने के लिए राज़ी है, तो आप जो है अप्लाई करेंगे, और अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो इनिशियली जो आपका वीज़े का ड्यूरेशन होगा वो होगा 3 साल, और उसके बाद एक बार और ये एक्सटेंड हो जाता है 3 साल के लिए, तो 6 साल जो है आप H1B वीज़ा पे काम करते हैं या कर सकते हैं। एक और अच्छी बात इस वीज़ा की ये है कि ये डुअल इंटेंट वीज़ा कहलाता है। इसका मतलब ये है कि H1B वीज़ा पे रहते हुए आप ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है स्टार्ट कर सकते हैं, और मेनली यही होता है कि आप यहाँ पे आते हैं H1B पे, और कुछ अरसे के बाद जो आपका एम्प्लॉयर है वो ग्रीन कार्ड प्रोसेसिंग जो है वो शुरू कर देता है, और कुछ अरसे के बाद आपका स्टेटस जो है वो नॉन इमिग्रेंट से इमिग्रेंट हो जाता है, यानी कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो बहुत अच्छा वीज़ा है ये, डुअल इंटेंट है। तो अगर आपको मौका मिले, आप यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, और फ्यूचर में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अब आता है मुश्किल मरहला या डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि आज के ज़माने में बैचलर्स किसके पास नहीं है। आईटी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में कौन काम नहीं कर रहा। तो अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हर दूसरा बंदा जो है वो इंजीनियर है और आईटी का बंदा है, तो हर बंदे को वीज़ा नहीं मिल सकता, राइट। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि इस वीज़े का एक एनुअल कोटा होता है, एनुअल कैप होता है, जो है 65,000। यानी यूएस इमिग्रेशन 65,000 H1B वीज़ा हर साल जारी करती है, और ये सिर्फ 65,000 लोगों को ही मिल सकता है। इसके अलावा 20,000 वीज़ा जो है वो मज़ीद जारी किए जाते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनके पास एडवांस डिग्री है, ख़ास करके यूएस यूनिवर्सिटीज़ से। तो अगर आपके पास यूएस से मास्टर्स डिग्री है तो आपके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जो एडिशनल 20,000 कोटा है उसमें भी आप कंसिडर हो सकते हैं। तो अगर टोटल कैप की बात करें तो ये 85,000 वीज़ा हैं जो हर साल यूएस इमिग्रेशन जारी करती है, लेकिन अगर आप इनका मुवाजना एप्लीकेशन से करें जो कि आती हैं इन वीज़ाज़ के लिए, वो लाखों में होती हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई ये वीज़ा फिर किनको दिया जाए। अगर 4 लाख एप्लीकेशंस मौसूल हुई हैं तो कैसे इवेलुएट किया जाए, किन लोगों को वीज़ा दिया जाए, क्योंकि देखें H1B का प्रोसेसिंग उसी वक्त स्टार्ट होगा जब कोई भी यूएस एम्प्लॉयर आपको हायर करने के लिए राज़ी है। इसका मतलब ये है कि यूएस एम्प्लॉयर जो है वो आपकी स्किल से इम्प्रेस्ड हैं, आपको हायर करना चाहते हैं, लेकिन 4 लाख लोगों को कैसे हायर करें जब कोटा सिर्फ 85,000 का है। तो सिलेक्शन कैसे होती है? सिलेक्शन होती है रैंडम लॉटरी से। जी हाँ, आपने सही सुना, ये लॉटरी बेस्ड सिस्टम है, या लॉटरी के ज़रिए
नाम निकाले जाते हैं, और अगर आपका नाम आ गया तो आपको H1B वीज़ा मिल जाएगा। नहीं आया तो रिगार्डलेस ऑफ योर स्किल्स, योर टैलेंट, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। लेट्स से आपके पास मास्टर्स की डिग्री है, जिस तरह मैंने बताया आपको एक एडेड एडवांटेज मिलता है। तो लेट्स से आपके पास मास्टर्स की डिग्री है और बैलेटिंग हुई, आपका नाम नहीं आया, राइट। जो 65,000 कोटा था वो फिल हो गया। क्योंकि आपके पास मास्टर्स की डिग्री है तो आपको एक चांस और मिलेगा, और वो जो एडिशनल 20,000 कोटा है उसमें दोबारा से आपका नाम डाला जाएगा, कुरानंदाजी होगी, तो उसमें अगर आपका नाम आ गया तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है, हायर एजुकेशन है, तो आपके पास 2 चांसेस हैं इस वीज़ा को हासिल करने के। अगर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की बात करें तो पहले स्टेज में आपका जो एम्प्लॉयर है वो लेबर कंडीशन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट हासिल करता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि भाई आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपकी जो वेज है वो अच्छी वेज है, मार्केट के लिहाज से आपको वेज दिया जा रहा है, और आप यहाँ पे आके जो लोकल मार्केट है उसमें सैलरी या वर्किंग कंडीशन को ख़राब नहीं करेंगे। लेबर सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद दूसरे स्टेप में आप H1B फाइल करते हैं या अप्लाई करते हैं US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज को, जिसमें आप बताते हैं जॉब के बारे में, कौन सी जॉब है, जो कैंडिडेट आप हायर कर रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, और जो भी अहम मालूमात है जॉब के हवाले से, कैंडिडेट के हवाले से, वो आप प्रोवाइड करते हैं। और फिर तीसरे स्टेप में लॉटरी होती है, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। रैंडमली जो है वो सिलेक्शन होती है, कुरानंदाजी होती है। उसके बाद जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं उन्हें बता दिया जाता है कि भाई कुरानंदाजी में आपका नाम निकल आया है और अब आप H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो आप जिस भी मुल्क में हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जिस शहर में हैं, वहाँ पे अगर US कॉन्सुलेट है, US एम्बेसी है, तो वहाँ पे आप जाते हैं, H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और उसके बाद अमेरिका आने की तैयारी करते हैं। इस वीज़ा के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? तो भाई इसमें भी डेडलाइन होती है। ये ऐसा वीज़ा नहीं है कि आपने कभी भी नौकरी अप्लाई कर दी और आपके एम्प्लॉयर ने कभी भी आपके बिहाफ पे H1B वीज़ा जो है वो फाइल कर दिया और आप कभी भी अमेरिका आके आपने काम शुरू कर दिया, नहीं। इसकी डेडलाइन होती है US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज, जिसे USCIS भी कहते हैं, वो अप्रैल में एप्लीकेशंस जो हैं वो लेना शुरू करती हैं। अगर वीज़ा निकलने की सूरत में आप काम करना चाहते हैं अक्टूबर से, तो ये लंबा प्रोसेस है। यानी अगर आपको जॉब मिल गई है तो 1 अप्रैल एवरी ईयर 1 अप्रैल को आपका एम्प्लॉयर जो है वो अप्लाई करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, फिर कुरानंदाजी होगी ऑन द वे। और अगर आपका नाम निकल आता है तो उस साल अक्टूबर से आप अमेरिका में काम करने के एलिजिबल होंगे। तो अगर आप अमेरिका आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पहले से जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, पहले से आपको नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा जो अप्रैल से पहले आपको जॉब भी ऑफर करे और आपको स्पॉन्सर करने के लिए राजी भी हो। अब बात करते हैं ये वीज़ा कैसे मिल सकता है या कौन सी कंपनीज़ हैं जो ये वीज़ा स्पॉन्सर करती हैं। तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप देखेंगे सेम कंपनी कभी वीज़ा स्पॉन्सर कर रही होती है, कभी नहीं कर रही होती। आप देखेंगे सेम कंपनी किसी एक बंदे के लिए वीज़ा स्पॉन्सर कर रही है लेकिन दूसरे बंदे के लिए नहीं कर रही। तो इट वेरीज अ लॉट। तो ये जॉब पे डिपेंड करता है, जो कैंडिडेट है उन पे डिपेंड करता है, कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कंपनी की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट इट डजेंट मीन कि आप कोशिश ना करें, आप अप्लाई ना करें। अगर आपका ताल्लुक IT से है तो जो IT फर्म्स हैं, बिग IT फर्म्स हैं, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, गूगल है, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक फाइनेंस से है, आप बैंकिंग सेक्टर्स में काम करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज से आपका ताल्लुक है, तो जो भी बड़े बैंक हैं, फॉर एग्जांपल JP मॉर्गन है, चेज है, गोल्डमैन सैक्स है, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर से है, अगर आप डॉक्टर हैं तो वो एक अलग कहानी है, उसका जो तरीक़ेकार है, क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, अमेरिका के लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हैं, तो इन डोमेन्स में जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। अगर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग आपकी फील्ड है, एरोस्पेस इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है, तो एयरबस है, बोइंग है, आप उन्हें टारगेट करें। अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, टोयोटा, वॉक्सवैगन, BMW, फिएट एटसेट्रा, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड में सिमेंस है, ABB है, श्नाइडर है, GE बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है, आप इन्हें टारगेट करें।
इसी तरह अगर आपका ताल्लुक टेलीकॉम से है, टेली कम्युनिकेशन प्रोफेशनल हैं आप, तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं लाइक नोकिया, एरिक्सन, एलजी, सैमसंग, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपका ताल्लुक एकेडमिक से है, आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, आप उन्हें टारगेट करें। आप पीएचडी के लिए आ सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए आ सकते हैं, लेक्चरशिप अवेलेबल है, प्रोफेसरशिप अवेलेबल है। तो बहुत सारे तरीके हैं आने के, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपको स्पॉन्सर करती हैं, कर सकती हैं। लेकिन पहला स्टेप क्या है? अप्लाई करना। सबसे पहले आपको जॉब पकड़नी होगी, उसके बाद ही स्पॉन्सरशिप की बारी आएगी, राइट? तो आप अप्लाई करें। अगर किसी भी कंपनी को आपका टैलेंट चाहिए तो आप दुनिया में कहीं भी हों, वो आपको H1B वीज़ा पे या किसी भी और तरीके से अमेरिका लेकर आएगी। एक और अहम बात यह है कि भाई जब आप अप्लाई करते हैं अमेरिकन कंपनीज़ को, तो वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपको क्या स्पॉन्सरशिप चाहिए अमेरिका में काम करने के लिए। तो अगर उसके बाद भी वो आपको अप्रोच करते हैं तो उसका मतलब है कि वो इंटरेस्टेड हैं आपको हायर करने के लिए, और अगर आप राइट कैंडिडेट हैं तो वो आपको स्पॉन्सर भी करेंगे। जिन कंपनीज़ का जिक्र किया है मैंने, उन्हें टारगेट करें, उन कंपनीज़ में जॉब्स ढूंढें, अप्लाई करें और देखें कि भाई आपकी प्रोफाइल किस तरह की है, आपको कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं। कुछ लोगों ने जॉब हंटिंग के हवाले से भी पूछा था कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म है, कैसे ढूंढना है। तो इस हवाले से भी एक वीडियो बनाऊंगा, मैं एक व्लॉग बनाऊंगा कि भाई जॉब हंटिंग करने के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं, इफ़ेक्टिव वेबसाइट्स जहाँ पे आपको जाना चाहिए, किन कंपनीज़ को टारगेट करना चाहिए, किस तरह से जॉब ढूंढना है, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है। सो स्टे ट्यून्ड। ऑलराइट, तो ये ब्रीफली H1B वीज़ा के हवाले से था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट्स। फ्यूचर में H1B के हवाले से पॉडकास्ट करने का इरादा है। बहुत सारे दोस्त यार हैं जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से H1B वीज़ा पे अमेरिका आए, तो उनसे हम लाइव डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरह आए। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई इमिग्रेशन प्रोसेस यहाँ का बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी वीज़ा टाइप्स हैं, बहुत सारे वीज़ा कैटेगरीज़ हैं जिनके ज़रिए आप अमेरिका आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्पॉन्सर के बगैर, स्पॉन्सरशिप के बगैर अमेरिका आना है तो EB-2NIW एक तरीका है। इस हवाले से डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक करें। L1 एक और तरीका है अमेरिका आने का, इस हवाले से भी बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो बनाई है, लिंक ऊपर आ रहा है, आप चेक करें। इसके अलावा O1 वीज़ा टाइप है और भी बहुत सारी टाइप्स हैं जिनके हवाले से फ्यूचर में वीडियोस बनाने का इरादा है। सो स्टे ट्यून्ड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, हैव अ ग्रेट डे।